आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे जून फर्स्ट वीकली का सेकंड पार्ट का जो सेशन होने वाला है वो पूरा। ठीक है, तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट हुआ था, वो नहीं देखा तो वो देख लो, उसके बाद ये देख लेना। और वो जो है फर्स्ट पार्ट था वो बैंक अवेयरनेस हमने और नेशनल अफेयर्स खत्म किया था। इसमें हम जो लॉन्चेस है और जो डिफरेंट जितने भी करंट अफेयर्स रह गए उसको खत्म करते हैं। ठीक है, वीकली के। और ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिटेल में डेली में पढ़ा के रखा है। ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है तो वीडियो थोड़ी फास्ट होगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो पहला आ रहा है कि इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है NRE सेविंग अकाउंट और इसके साथ ही प्रीमियम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। और इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इंडियन बैंक ने जो NRE अकाउंट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या हुआ? नॉन रेजिडेंशियल सेविंग अकाउंट। इसका मतलब जो भी रुपए है वो US डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपी में रख सकता है वो पर्सन, अगर उसके पास ये अकाउंट होता है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई अगर US में अगर NRI है और उसको जो है US डॉलर में ना रख के जो है इंडियन रुपी में पैसा रखना है तो वो ये अकाउंट खोलेगा उस समय। ठीक है, तो वो खोलेगा नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट। इसके साथ ही एक प्रीमियम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो NRE सेविंग अकाउंट है ये एक तरह से जो NRI के जो मॉडर्न फाइनेंशियल नीड है उसको कवर करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और इसके साथ टोटल जो कार्ड लॉन्च किए गए, डेबिट कार्ड लॉन्च किए गए, प्रीमियम डेबिट कार्ड, वो आपको 3 मिलने वाले हैं। एक तो इंड डी एलाइट, उसके साथ इंड प्रीमियम और इंड प्लस। तो ये 3 तरह के जो हैं डेबिट कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं ये सेविंग अकाउंट के साथ। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है कि सिमलेस, मॉडर्न और फिर ग्लोबली कनेक्टेड बैंकिंग एक्सपीरियंस मिल पाए जो भी NRIs हैं उनको, तो उसी के लिए जो है ये कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि कार्ड से जो है मोस्टली आपको सीधे सीधे लॉन्चेस पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान देते चलना है। इसके साथ 3 तरह के कार्ड लॉन्च किए गए, इसको ज़्यादा ध्यान देते चलना है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है इधर, बाकी तो वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं चलते नेक्स्ट। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ होगा, निवेशक सेवा। तो ये जो है किसके लिए रहता है? ये अनक्लेम जो डिविडेंड और शेयर रहता है उसके लिए रहता है। ठीक है, और डिविडेंड क्या रहता है? डिविडेंड रहता है जब कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है तो वो प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट जो है शेयर होल्डर जो भी रहता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। और शेयर के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये अभी सेबी ने मिलके इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया कि जो भी अनक्लेम डिविडेंड है उसको क्लियर किया जाए। जो कि 7 साल में अगर कुछ नहीं लेते एक्शन तो वो अनक्लेम डिविडेंड बन जाता है। तो इसका पहला जो है बन रहा है पुणे महाराष्ट्र में। तो इसका पहला ऐसा कुछ सेंटर बनने जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में, ये ध्यान देते चलना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे वापस रिपीट करके कोई मतलब नहीं बनता। मई के जो महीने हैं वहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, नहीं चलता। नेक्स्ट आ रहा है SBM बैंक ने लॉन्च किया है SBM ZET क्रेडिट कार्ड। ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट में पहले तो आपको फिक्स डिपॉजिट खोलना पड़ेगा और उससे पहले आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बैंक में ऐसा रहता है कि फिक्स डिपॉजिट खोलने से पहले आपको उस बैंक में जो है अकाउंट खोलना पड़ता है। तो सेम चीज़ इसमें भी है कि फिक्स डिपॉजिट करने से पहले आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और फिक्स डिपॉजिट करने के बाद जो है आपको ये SBM बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड जो है आप देख सकते हो ZET जो लिखा हुआ है, ये एक तरह की कंपनी है जो कि क्रेडिट स्कोर बिल्डर प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। ये बेंगलुरु बेस्ड है और इन्होंने SBM बैंक के साथ पार्टनर किया। और SBM बैंक के बारे में बात करें तो ये सब्सिडरी है SBM होल्डिंग की, जो मॉरिशस बेस्ड बैंक है इनकी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये कार्ड जो है रुपये बेस्ड है। तो इसका मतलब क्या हो कि इसमें जो है UPI एनेबल कर सकते हो, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं ये कार्ड लेने के बाद। और मिनिमम FD की लिमिट जो है 5,000 रुपये रखी है, मैक्सिमम को लिमिट है नहीं। मिनिमम 5,000 रुपये जो है FD भरना पड़ेगा, तब जो है क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब इसमें कैसा रहता है कि मिनिमम 5,000 रुपये बोला गया, तो आप मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपये भरा है, तो इसकी लिमिट जो है ना, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5,000 की जगह 4,500 रुपये या 4,000 के आसपास रहता है। मतलब जो FD रहती है उससे कम लिमिट रखी जाती है क्रेडिट कार्ड की। कारण ये है कि पैसा लेके भागना जाए जो भी पर्सन ने क्रेडिट कार्ड लिया है उसका, तो इसी के लिए जो है चीज़ की जाती है। नहीं चलते नेक्स्ट, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रहा है। पहला आपको मिलेगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अंकुर इनिशिएटिव। अंकुर का मतलब अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये जो है अंकुर का प्रॉपर फुल फॉर्म है। और प्लान है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का कि जो अर्बन ग्रोथ है उसको जो है बढ़ाया जाए इंक्लूसिवली, रिजिलेंटली और स्मार्टली। तो ये टोटल जो है इनका प्लान है कि अर्बन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये जो उड़ीसा के जो हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट है ये पूरा का पूरा काम करने वाली है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इटी कोली दूती पाट। ठीक है, तो ये जो आसाम के बारे में पता होगा, आसाम का जो टी है बहुत फेमस है
और आसाम के जो टी गार्डन में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए ये स्कीम निकाला गया है, ठीक है। उनको जो है बोला जा रहा है कि 5,000 रुपये करके दिए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल एड टू जितने भी परमानेंट या तो जब टेम्प्रेरी टी जो गार्डन वर्कर है सबको, ठीक है। और अभी जो आसाम टी था इसका 200 साल पूरा होने वाला है। आजादी से पहले से आसाम टी बहुत फेमस है, तो इसका 200 साल पूरा होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो है 5,000 रुपये करके हर एक जो वर्कर्स हैं इनके दिए जाएंगे, ऐसे कुछ कहना है आसाम गवर्नमेंट का या आसाम कैबिनेट का। नेक्स्ट चलते मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम निकाला है, रेवार स्कीम। रेवार स्कीम के अंतर्गत आप देख सकते हो ये एक पर्सन गिरा हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है, उसको हेल्प करने के लिए एक लड़की और कुछ बंदे आए हुए हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर कोई भी अगर ऐसे हेल्प करता है, कोई भी अगर रोड विक्टिम है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, अगर उसको हेल्प करता है हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, तो उसको जो है 25,000 रुपये करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बंदा हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपये करके दिए जाएंगे। पहले ये पैसा जो था वो 5,000 रुपये था, अब इसको बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया है। और ये 25,000 रुपये करने के लिए जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है उन्होंने जो टोटल आउटले रखी गई है वो 2,100 करोड़ रुपये की रखी गई है, ठीक है। तो ये रेवार स्कीम है जिसको ये लड़की ये लड़का ये सब जो है लेने के लिए रास्ते में आ गए हैं, ऐसा करके याद रख लो थोड़ा बहुत चीज़ें, तो सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है जो कि ढाका बेस्ड है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रीडिज़ाइन करेंसी नोट। तो जो करेंसी नोट है इसको रिडिज़ाइन किया गया है, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या था, ठीक है, 500 हज़ार का नोट, वैसे ही कुछ किया गया है, बट ये टोटली डिफरेंट किया गया है कि मान लेते कि इंडिया के नोट से जो है महात्मा गांधी का जो इमेज है वही गायब कर दे, वैसे ही बात है। क्योंकि जो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ बांग्लादेश जिसको बोला जाता है रहमान शेख मुजीबुर रहमान, इनका पहले इमेज रहता था नोट पे, बट अभी इनका इमेज पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इनका क्या, इवन इसमें कोई भी ह्यूमन का जो है आपको इमेज नहीं मिलने वाला, जो भी बांग्लादेश ने नया नोट निकाला इसमें, ठीक है। तो क्या क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत कि जो बांग्लादेश का जो नोट है, बहुत सारे नोट्स है, 10 टाका, जैसे हमारे रुपये बोला जाता है वैसे बांग्लादेश में जो है ना टाका बोला जाता है। तो 20 टाका, 10 टाका, वैसे ही 50 टाका, 100 टाका, 1000 टाका, सबका जो है चेंज कर दिया गया है, सबको जो है रिडिज़ाइन कर दिया गया करेंसी नोट को। लेकिन हमें जो अभी अपडेट मिला है फेज़ 1 में जो है टोटल 3 नोट को चेंज किया गया है, 20 टाका, 50 टाका और 1000 टाका। तो हम इसको फोकस करते हुए चलते क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये सारे नोट में और क्या चीज़ें इन्होंने डाला है। जैसे कि आप पहला इमेज देख सकते हो 20 टाका में, 20 टाका में आपको एक टेम्पल टाइप दिख रहा होगा। ये टेम्पल जो है आपको धनजपुर में मिलने वाला है। बांग्लादेश में धनजपुर एक जगह है, वहाँ पे ये टेम्पल मिलेगा। खांटा जुई टेम्पल दिख रहेगा आपको, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है खांटा जुई टेम्पल है। और दूसरा जो है नौगांव में आपको ये ऐसा एक महावीरा का एक ऐसा सोमापुरा महावीरा ऐसा आपको एक कुछ मोनूमेंट दिखने वाला है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है 20 टाका में। 50 टाका के बारे में बात करें तो 50 टाका में जो है आसान मंजिल, आप देख सकते हो ये आसान मंजिल जो दिख रहा है आपको, ये आसान मंजिल जो है ढाका में है, इसका फोटो है। और दूसरा आप देख सकते हो एक आर्ट वर्क है, देखिए ये देख सकते हो काऊ टाइप ऐसे लेके जा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अच्छे समझ आएगा ना, ये देखो थोड़ा जूम कर दिया तो एक काऊ टाइप आपको दिख रहा होगा। तो ये है जो ब्रिटिश एरा का जो है डोनेट करता है कि ब्रिटिश एरा में क्या क्या होता था उसको। तो ये एक तरह का आर्ट वर्क है जाइनुल अब्दुलिन का, तो उनका जो है फोटो जो है इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो इनका जो भी वर्क है उसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चला जो 1000 टाका है, इसमें जो नेशनल मेमोरेबल ट्रिब्यूट जो किया गया था 1971 में, आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, और उसी बीच में जो भी वॉर हीरो मारे गए थे उनको दर्शाते हुए जो है इस नोट पे आपको इमेजेस दिख रहे होंगे। तो टोटल 3 तरह के जो भी टाका है मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और इसके साथ ही जो पुराना जो नोट था उसमें रहमान जी थे, बट ये इनका फ़ोटो हटा दिया गया। इवन जो एग्जिस्टिंग कॉइन है वो तो वैलिड रहेगा, लेकिन इनका फ़ोटो हटा दिया। उसके साथ जो दूसरे फ़ोटो किसी और का ऐड करना था बट वो भी नहीं किया इन्होंने कुछ दूसरे स्ट्रैटेजी खेली जहाँ पे जो इनका फेमस मतलब फेमस जो जगह है उसको ऐड किया गया, या तो फेमस जो आर्ट वर्क है उसको ऐड किया गया है नोट पे, ठीक है। लेकिन कॉइन के बारे में बात करें तो कॉइन जैसा चल रहा है वैसे लीगल टेंडर चलेगा, लेकिन बाकी सारे नोट को जो है रीडिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं एमयू और कोलैब के ऊपर बढ़ते हैं।
तो अभी हमारा इंटरनेशनल खत्म हो गया, लॉन्चेस खत्म हो गए, अब बढ़ते हैं एमयूज़ के ऊपर। तो पहला एमयू मिलेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है अमूल के साथ पार्टनर किया है, और अमूल के साथ ही मिलकर एक और कंपनी का नाम याद रखना है, रिच प्लस। ये तीनों के साथ पार्टनर करके जो है 1 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स को जो है सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? पहली बात जो भी इंडियन ओवरसीज बैंक के जो कार्ड होल्डर रहेंगे उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड क्या करेगा, अगर मान लेते कोई भी पर्सन अगर मानते कि ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है जैसे कि बायोपेस्टिसाइड हो गया या बायो फर्टिलाइजर हो गया, वो लेने के लिए अमूल के आउटलेट में गया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये सेम तरह का कार्ड समझ सकते हो जैसे कि अमेजोन में ICICI बैंक का कार्ड है जिसके अंतर्गत आपको अमेजोन में जब शॉपिंग करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे ही सेम चीज़ होने वाली है, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कार्ड रहता है किसी भी फार्मर के पास, तो वो अगर अमूल के आउटलेट में जाएगा जहाँ पे सामान जो है रिच प्लस का बेचा जाएगा, इवन अमूल का भी बेचा जाएगा, तो उसको जो है डिस्काउंट रेट पे वो सामान मिलने वाला है। इसके साथ ही जो है ट्रेनिंग सपोर्ट ये सब भी दी जाएंगी अंडर दिस एमयू। ठीक है, और इसके साथ ही जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो भी ये सामान खरीदेगा। उसके बाद बायोबैक गारंटी भी है, अगर मान लेते कि फार्मर्स को पसंद नहीं आया वो बायोपेस्टिसाइड या तो बायो फर्टिलाइजर तो वापस भी कर सकता है। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान देनी है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है हरित क्रांति क्रेडिट स्कीम भी लॉन्च किया है। हरित क्रांति क्रेडिट स्कीम जो है ऑर्गेनिक फार्मर जो है इनके लिए लॉन्च किया गया, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नहीं चलते उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर किया है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है उनके साथ पार्टनर किया है, और बोला जा रहा है कि जो उड़ीसा है उसको भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, उसी के लिए जो है एमयू साइन किया गया। ठीक है, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई है। इम्प्लीमेंटिंग हब जो है आपको मिलने वाली, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट करेगी वो मिलेगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में है। ये एज अ सेंट्रल हब की तरह काम करेगी जो कि पूरा का पूरा निगरानी रखने का काम करेगी कि सही से सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं यूपी में इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि इंडिगो ने पार्टनर किया है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। तो इंडिगो के बारे में बात करें तो इंडिगो और बेंगलोर एयरपोर्ट जो है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दोनों मिलकर जो है 1100 करोड़ रुपए का जो है MRO फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है। अब MRO फैसिलिटी क्या है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी जो है बनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग हैं जो कि इंडिगो में काम करते हैं और ये मेंटेनेंस कर रहे हैं। टोटल ऐसे 400 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं इंडिगो के जो कि एक साथ ही मेंटेन हो सकता है, और इसके अंदर जो नैरो बॉडी ऊपर से वाइड बॉडी दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट इंक्लूड रहने वाले हैं। इस ऐसा नहीं कि ये बेंगलोर में जो है पहला बनाया गया इंडिगो की तरफ से ऐसा फैसिलिटी, इससे पहले ही जो न्यू दिल्ली और इससे पहले बेंगलोर में ये ऑलरेडी बना हुआ है, अब ये दूसरा फैसिलिटी बन रहा है MRO का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अभी के टाइम पे जो ये बेंगलोर में जो MRO बनाने वाले हैं ये टोम जो है संभालने वाले हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। एक चलते माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो है योटा डेटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया और दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि हम जो AI अडॉप्शन है इंडिया का उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो योटा शक्ति क्लाउड है ये मुंबई बेस्ड है, तो ये इंडिकेट रहेगा जो माइक्रोसॉफ्ट का AI है एजोर का। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का AI है उसके साथ जो है ये इंडिकेट रहने वाला है। ठीक है, आइजोर रहता है कि ये देख लेना यार, मैं भी थोड़ा प्रोनाउंस इसका बोल रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ और ध्यान देने की जी, इंडिया जो AI मिशन है उसके अंतर्गत 10,372 करोड़ रुपये का जो है इनिशिएटिव रखा गया 2024 में, उसको जो है बढ़ावा देने का काम करता है एमयू। नेक्स्ट चलता है AM ग्रीन जो कि हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड है। इन्होंने पार्टनर किया है पोर्ट ऑफ रुतरदाम अथॉरिटी के साथ जो कि नेदरलैंड बेस्ड है। तो दोनों मिलके क्या करने वाले हैं कि दोनों मिलके 1 बिलियन टन जो है ग्रीन फ्यूल जो है ट्रेड करने वाला है। ठीक है, तो ये ग्रीन फ्यूल जो बनने वाला है ये आंध्र प्रदेश में बनेगा और बाद में जो है इसको नेदरलैंड की जो एक पोर्ट ऑफ रोटरडम अथॉरिटी इनको सौंपा जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा प्लान है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट इंडिगो के बारे में बात करें तो इंडिगो ने टोटल 4 एयरलाइन के साथ पार्टनर की है, डेल्टा, एयर फ्रांस और उसके साथ वर्जिन के साथ, और सबके साथ एक एमयू साइन किया है जिसके अंदर बोला गया है कि जो भी कनेक्टिविटी है, इंटर कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। और अगर बात करते हैं कि एक प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ लॉयल्टी प्रोग्राम ना, तो लॉयल्टी प्रोग्राम को एनहांस किया जाएगा। अब कोई बंदा अगर इंडिगो में जा रहा हो तो उसको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है यूज़ कर सकता है ये तीनों एयरलाइंस में भी। तो ये पूरा का पूरा प्लान है अंडर दिस एमयू। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने पार्टनर किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, और दोनों मिलके क्या करने वाला है, एक तरह से जो
बायो एनर्जी है या बायो हाइड्रोजन है उसको जो है फोकस करते हुए एमयू साइन किया गया। और एक तरह से नॉलेज सेंटर आपको याद रखना है कि इसमें एक नॉलेज सेंटर भी बनने वाला है जो कि टेक शेयरिंग, स्किल रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। इन्होंने पार्टनर किया है फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन, और इसके अंतर्गत जो एमयू साइन किया गया आप देख सकते हो। ये जो आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन, ये पार्टनर है मिनिस्ट्री, ये ऑफ आना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इनके साथ पार्टनर किया है और बोला जा रहा है कि कुछ 10,000 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है रिसोर्स एबिलिटी कराने का काम करेंगे, ठीक है। तो एफपीओ क्या रहता है, एफपीओ या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंतर्गत 10 फार्मर्स या 10 से ज़्यादा फार्मर्स एक साथ जुड़ सकते हैं। और एक साइड से मान सकते हो एक छोटी फार्मर की कंपनी है जिसके छोटी फार्मर की कंपनी है जो कि सामान जो खरीदती है गवर्नमेंट से या होलसेल में वो सस्ते रेट में खरीद सकती है, सब्सिडाइज रेट में खरीद सकती है। तो उसी के लिए जो है उसी के लिए जो है लॉन्च किया गया है कि इनको जो भी ये सस्ते रेट में जो एग्रीकल्चर रिसोर्स खरीद रहे हैं वो एबिलिटी हो और उसको इम्प्रूव भी किया जाए, ठीक है, इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसोर्स, वो उसके लिए जो है ये एमयू साइन किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर नैनो फर्टिलाइज़र, उसके साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसके अंदर बायो फर्टिलाइजर, बायो डिकम्पोजर, ये सारे कुछ आते हैं। तो ये सारे चीज़ अवेलेबल कराने के लिए ये एमयू साइन किया गया है। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट कवर करते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे अपॉइंटमेंट है वैसे तो। पहला तो है आशीष पांडे या आशीष पांडे को जो है MD एंड CEO बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे वो भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी आपको ये पूछ लिया जाता है। इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम कर रहे थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में, तो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब के टाइम पे ये MD एंड CEO है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और अभी ये अपॉइंट नहीं हुआ है बल्कि इनका भी रिकमेंडेशन दिया गया है बाय दी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। इसके बाद मैंने इधर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ये होने के बाद जो है ये अप्रूव किया जाता है कि इनको अपॉइंट करना है कि नहीं, वो करता है ACC, मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये ऑर्डर जो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के पास, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है इनका अपॉइंटमेंट लेटर जो है रेडी करती है, ठीक है। तो ये पूरा समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस। अभी इन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन दी है और बाकी जो है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बाद में और होगा। किसको रिप्लेस कर रहे हैं एग्जाम का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हुए चल सकते हो, याद कर लेना PDF के थ्रू या तो वीडियो को पॉज करके, बट ये कुछ काम का नहीं होता, इसको छोड़ते हुए चलो। नेक्स्ट आ रहा है कल्याण कुमार जो है अभी के टाइम पे ED बने, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं पंजाब नेशनल बैंक का। और ये जो है सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कल्याण कुमार पहले से ED थे पंजाब नेशनल बैंक में, और अब के टाइम पे जो है ये MD एंड CEO बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो CBI के इनको MD एंड CEO बनाया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे MV राव को जो रिटायर कर रहे हैं जुलाई 2025 में। उसके बाद स्वरूप कुमार शाह के बारे में बात करें, हाँ एक चीज़ मैं बताने भूल गया, जो कल्याण कुमार हैं इनको भी जो है रिकमेंडेशन दी गई है बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के द्वारा, और इनकी भी रिकमेंडेशन जो है अब ACC के पास जाएगी, फिर इनकी फाइनली अप्रूवल होगी। नेक्स्ट आ रहा है स्वरूप कुमार शाह जो कि अभी के टाइम पे MD एंड CEO है पंजाब सिंध बैंक के, ठीक है। और इनका जो एक्सटेंशन कर दिया गया है टिल 28 फरवरी 2027 तक, ठीक है। तो अभी के टाइम पे काम कर ही रहे थे ये, और अब इनका जो है एक्सटेंशन हो चुका है फर्दर, और इनका जो एक्सटेंशन का अपॉइंटमेंट अप्रूवल है या नोटिफिकेशन है वो दिखाया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है KP रेड्डी के टाइम पे DGM है SBI में, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ तेलंगाना ग्रामीण बैंक का, मतलब ग्रामीण बैंक जो RRB रहती है तेलंगाना में, उसमें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इनका टोटल 3 साल का टर्म होने वाला है, और अगर तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बारे में बात करें इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद तेलंगाना में मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है स्टेफन को जो है CEO बनाया गया, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है रिसर्च बैंक का, जो कि इंडिया की तरफ से है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको हेडक्वार्टर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसे याद रखना कि ये बाहर देश की बैंक है, फॉरेन बैंक है। इसकी जो इंडियन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है यहाँ के लिए जो है इनको CEO बनाया गया है, ठीक है। इसे आपको ध्यान दीजिए, ये जर्मनी बेस्ड बैंक है, ठीक है। ये चीज़ तो मैं बता देता हूँ, आई थिंक कभी लिखा हो, हाँ ये रहा, ये जर्मनी बेस्ड बैंक है, जिसे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। तो इनको क्या क्या रोल संभालना पड़ेगा, इनको CEO का रोल संभालना पड़ेगा, उसके बाद ग्लोबल CIO का रोल संभालना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ लीडर ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर भी संभालना पड़ेगा। तो ये थोड़े 3 तरह के रोल जो है इनको संभालना पड़ना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है
सादिता जो है वो प्रेसिडेंट है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के, और इनका जो टर्म है टोटल 5 साल के लिए चॉइस किया गया है। और ये इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट इतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि हमारे इंडिया की तरफ से बने नहीं है, तो इंडिया की तरफ से बनती है तो हम इसको थोड़ा डीप में लेके जाते हैं। बट अभी के टाइम पे इसको ऊपर से पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी ये सब में ज़्यादा डीप में लेके जाता नहीं है। ये भी चीज़ ध्यान है ना, किसको अपॉइंट किया गया और किसको रिप्लेस किया गया। जो रिप्लेस किया वो नाइजीरिया से आते हैं, और जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो मरीटिनिया से आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एस पद्मनाभन, जो कि अभी के टाइम पे जो रैलीज इंडिया लिमिटेड है यहाँ पे काम कर रहे थे, और अब इनको चेयरमैन बना दिया है टाटा केमिकल का। और इनका नाम तो जरूर सुना होगा, चंद्रशेखरन जी, जो कि टाटा सन के जो है अभी के टाइम पे चेयरमैन है। ये रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान देनी कि मोहन साहा जी को जो है अपॉइंट किया गया एज ए एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है। उसके बाद बात करें संजय जोशी जो कि अभी के टाइम पे जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जीएम है। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन कम मैनेजर डायरेक्टर इंडियन ओरिएंटल इंश्योरेंस जो कंपनी लिमिटेड है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, जो है इनको अपॉइंट किया गया। तो इनका अपॉइंटमेंट अभी होने से पहले रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितने भी PSUs रहती है या PSB रहती है उनका रिकमेंडेशन जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो ही देता है। तो इनका भी रिकमेंडेशन दिया गया है और इनका फाइनल बाद में अप्रूवल होगा। और टोटल जो है इनका टर्नओवर रहने वाला है, प्रपोज टर्नओवर रहने वाला है 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है शुभमन गिल जो है, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ओकले जो है US बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे जो है शुभमन गिल को जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेंकटेश कोरला, ये जो है ग्लोबल CEO बने हैं हिंदुजा ग्रुप के। और डी शंकर सरकार के बारे में बात करें, प्रथा डी सरकार, ये रिटायर्ड हो गए, इसके बाद जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अपॉइंटमेंट ज़्यादा पढ़ने लायक तो कुछ होता नहीं, इसमें सिर्फ आपको रीड करते हुए जाना है और रट्टा लगाना है इसमें कुछ है नहीं। और बाकी ट्रिक रहेगा तो वो आपको मैं मंथली में बताऊँगा, जो भी ट्रिक से याद करना है। न चलते महेश कुमार नोटेलापति, ये जो है ग्लोबल CFO बने हैं। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं हिंदुजा ग्रुप के, ठीक है। इसके बाद वी टोल के बारे में बात करें तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बने हैं। और इनका टर्नओवर 2026 से लेकर 28 तक रहने वाला है, ठीक है। और टोटल ये 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक जो है इनका पूरा टोटल टर्म रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है राजीव मीमानी, जो कि अभी के टाइम पे चेयरमैन एंड CEO है वाई इंडिया के। तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का बनाया गया है। और ये रिप्लेस करेंगे संजीव पुरी को। संजीव पुरी अभी के टाइम पे CMD है ITC के, ठीक है, ITC के CMD है, इस थोड़ा ध्यान देकर चलना है। नेक्स्ट चलते हैं रमन अग्रवाल, जो कि अभी टाइम पे CEO है फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिमिटेड के बनाए गए हैं। और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको भी छोटे चलते। तो एक तरह के NBFC ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, एपेक्स NBFC। उसके बाद विक्रम सिंह मेहता को CEO बनाया है इंडिगो का। और बस इसमें ये याद रख लेना यार, इंडिया का हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में, ये थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 18 प्रेसिडेंट ऑफ UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बनाया गया है। एक जर्मन की पहली फ्रांस की फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखना एना बेला जो डॉल है उसका नाम के बेस पे इनका नाम याद रखना। इनको जो है 18 प्रेसिडेंट बनाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है। तो ये पहली वुमेन है जो कि वेस्टर्न यूरोप से आती है, जो कि लीड करने वाली है UNGA को, ये भी आपको ध्यान से जाने। और जो फॉर्मर PM थे कैमरॉन के, इधर जो है रिप्लेस करने वाला है, इनको जो रिप्लेस करने वाला है, इसे थोड़ा ध्यान देना। अब एक रिजाइनेशन के बारे में बात करते हैं कि जो प्रशांत त्रिपाठी जी थे, इनको रिटायर हो गए, ये अर्ली रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, क्योंकि इनका जो टर्नओवर था वो सितंबर 2025 में था, बट इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। और अभी ये सीट खाली है, तो ये सीट कोई दूसरा कोई भरेगा। अब तक डिसाइड नहीं किया गया कौन भरेगा, जो भरेगा तो देखा जाएगा। और बात करें कि जो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें आपको एक्सिस बैंक का पार्टनरशिप मिलेगा, इसके बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का भी पार्टनरशिप मिलने वाला है, ठीक है। तो 50-50 इनका पार्टनरशिप है, उसके बेस पे ये बना हुआ है। नहीं चलते अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो अवार्ड मिलेगा आपको 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। और ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है जो लिटरेसी में बहुत अच्छा काम करते हैं, इंडियन और फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें, इंडियन जो 22 लैंग्वेज है उसमें, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसके अंदर अगर टोटल प्राइज मनी देख लेना कि 11 लाख रुपए दिया जाता है, उसके साथ एक ब्राउन कलर का जो है वेग देवी दिया जाता है, ठीक है। तो एक वेग देवी दिया जाता है, ये चीज़ को ध्यान देना, और एक मेडल दिया जाता है। तो ये
जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। और टोटल आपको 2 नाम याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम है, उस पर 2 नाम को याद रखना है कि जो अभी 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का हुआ था, ठीक है, तो अभी ये अवार्ड दिया गया है जगत गुरु रंभादाचार्य, जो कि एक तरह के संस्कृत स्कॉलर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया कि इन्होंने जो संस्कृत लिटरेचर में काम किया उसके लिए। उसका गुलजार जो है, इन्होंने उर्दू पोएट के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो इनको उर्दू पोइट्री के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया, ये चीज़ ध्यान दे देना। ये 2 पर्सन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है हुरून इंडिया वुमेन लीडर लिस्ट 2025, जिसके अंतर्गत आपको कैंडेरी, जो कि एक तरह की लग्जरी ब्रांड है ज्वेलरी की, मुंबई बेस्ड, और हुरून इंडिया दोनों ने पार्टनर करके इसको रिलीज़ किया गया, जिसके अंदर टोटल 97 वुमेन्स को रिकॉग्नाइज किया गया। बट हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं कि इसमें टोटल 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। उसमें से आप देख सकते हो प्रोफेशनल, फर्स्ट जेन, वेल्थ क्रिएटर, यंग वुमेन लीडर, यंग ऑनर, उसके साथ ओल्डेस्ट ऑनर, ये टोटल जो है 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो यहीं पे आपको ज़्यादातर ध्यान दे चलना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला जो प्रोफेशनल के ऊपर दिया, ये शांति को दिया है, ठीक है, तो शांति को दिया है, ओम शांति ओम, ऐसे आ सकते हो। प्रोफेशनल के लिए दिया गया है, कितना प्रोफेशनल जो मूवी बनाई गई थी, ये 62 एज में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अभी के टाइम पे डिप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर का काम कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक का। उसका फर्स्ट जेन वेल्थ क्रिएटर जो है राधा वेम्बू को दिया गया, जो कि 52 ईयर की है। और इनके बारे में बात करें तो इनका नाम आपने पहले भी कहीं तो कहीं सुना ही होगा, को फाउंडर है जो कॉर्पोरेशन के। उसके बाद यंग वुमेन लीडर के लिए जो है ईशा अंबानी को दिया गया, जो कि अंबानी की बेटी है, और ये ईडी की तरफ बनाया गया। इनको रिलायंस रिटेल मुंबई में काम करते हैं, ठीक है, तो इनको इसके लिए जो है अवार्ड दिया गया है। और इनका रैंक मिलेगा आपको 6th, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते चलना है। उसका यंगेस्ट ऑनर जो है आपको मृणाल पंचाल मिलने वाला है, जो कि एक तरह से इन्फ्लुएंसर और फाउंडर है। उसके बाद ओल्डेस्ट जो है ऑनर आपको अर्पिता सिंह मिलने वाली है, जो कि 87 एज है, और ये एक तरह की आर्टिस्ट है, इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी डिफरेंट पर्सन जो है इनको अवार्ड दिया गया है। कलेक्टिवली इनका अगर बिजनेस देखें तो आपको मिलेगा 11.7 लाख करोड़ का है। और जो सेलेक्टेड सेक्टर जो कवर्ड है इसके अंदर फाइनेंस, फिनटेक, स्टार्टअप, आर्ट, जो फिलंथ्रोपी है, ये सारे जो है इसके अंदर कवर है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो मेन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी भी आप थोड़ा बहुत देख लेना, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो इसको स्किप करते हुए चलते रहो। नहीं चलते हैं 72 मिस वर्ल्ड बनाया गया है, और ये आपको मिलेगा मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो यूके बेस्ड है, इनके द्वारा दिया गया। तो इसमें आपको जो विनर मिलने वाली है, विनर जो मिलने वाला है वो मिलेगा, एक तो थाईलैंड से आती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ओपाल सुछाता, ये नाम इनका कुछ अजीब सा है, थाईलैंड से आती है, इनका नाम याद रख लेना। और दूसरा आपको याद रखना है इंडिया की तरफ से जो नंदिनी गुप्ता जी है, नंदिनी गुप्ता, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, नंदिनी गुप्ता जी है, इनको रैंक 8 मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान है, इनकी एज भी याद रखना है, थोड़ा 21 साल का है, ठीक है। तो ये जो इवेंट हो रहा था तेलंगाना में हो रहा था, ये मिस वर्ल्ड का जो इवेंट था हैदराबाद तेलंगाना में हो रहा था, और इसमें को होस्ट ये 2 पर्सन कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी फर्स्ट तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया दिया, थाईलैंड जीत गई इसमें, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको छोड़ते हुए चलोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत याद लेना। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है ये पर्सनल, क्योंकि ये पहली थाई वुमेन है जिनको मिस वर्ल्ड जीता है, और सेकेंड साउथ ईस्ट एशियन भी है जिन्होंने ये टाइटल जीता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल अभिनव अवार्ड स्कीम 2025। ये दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर के द्वारा, और टोटल देखिए टोटल 5 तरह के डिफरेंट अवार्ड दिए गए हैं। तो ये 5 तरह के अवार्ड्स मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को याद कर लो, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बस में बता देता हूँ कि इसमें चीफ गेस्ट बुलाया गया था जितेंद्र सिंह जी को, ठीक है, जितेंद्र सिंह जी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और ये अभी के टाइम पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की तरफ संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन में। पर्पज़ क्या था कि जो भी रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जब वो काम कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे, तो जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस जो है शेयर किया जाता है, और ये राइटअप के थ्रू शेयर किया जाता है, तो उसके बेस पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो टोटल 5 नाम याद रखना है, ये 5 नाम को जो है अवार्ड दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और एक 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे जो दूसरे जो जूनियर है वो सीख सकते हैं, तो इसी के से अवार्ड दिया जाता है। और कुछ 10 सर्टिफिकेट
अवार्ड भी दिए गए, जिसके अंतर्गत 10 जूरी सर्टिफिकेट अवार्ड दिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल याद रखना कि पहले 5 याद रख लो फिर 10 याद रख लो, तो इसको स्किप करते चलो। इसके अंतर्गत एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें तो एशियन एथलीट लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड, और ये जो है दिया गया है अडीले, याद रखना इनका नाम, तो इनको दिया गया है, ठीक है। तो इनका जो काम था कि जो एशियन एथलीट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन के लिए इनका बहुत अच्छा काम था, इसके से ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद नेशनल नाइटमेयर अवार्ड 2025 का, ये कुछ 15 जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नर्सिंग जो प्रोफेशनल हैं उनको दिया था, टोटल 1 लाख रुपये जो है 15 जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको दिया गया हर एक को, ठीक है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी दिया गया। याद रखना कि 15 नाम याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है। ये जो प्राइज में नहीं है अवार्ड है, ये दिया गया है बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इसे ध्यान देना। अब चलते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग में। तो इंडेक्स पढ़ते हैं पहले। तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है ये रिलीज़ किया गया मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल कैपिटल इंटरनेशनल के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपको 2 नाम मिलने वाले हैं, एक तो नायका और दूसरा कोरोमंडल। तो ये दोनों कंपनी हमारे इंडिया की तरफ से है और इनको इस लिस्ट में रखा गया है। अब इस लिस्ट में रखने का फ़ायदा क्या है उसको समझते हैं। अब इस लिस्ट में रखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ है जो कि वेरियस कंट्रीज से आती है, और इस लिस्ट में रखने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े इन्वेस्टमेंट मिलना चालू हो जाती है। तो अब इनको बड़े इन्वेस्टमेंट मिलना चालू होगा ये 2 कंपनी को, ठीक है। तो नायका के बारे में बात करें तो नायका आपको मिलेगा FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, इसका ऐसे प्रॉपर नाम है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलने वाला है, जो कि फैशन ब्रांड है तो पता ही लग गया होगा आपको। दूसरा बात करें कि कोरोमंडल जो है ये तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, ये एक तरह की एग्री केमिकल कंपनीज है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देने की, इस लिस्ट में जो है इंडिया का कोई भी कंपनी को रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो टॉप की आपको कंपनीज मिलने वाली है मोस्टली यूएस की कंपनी है, ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग, जो कि दुबई फर्स्ट नंबर पे आया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो फर्स्ट नंबर पे आया है इन एयर कनेक्टिविटी। सेकंड नंबर पे चाइना की एयरपोर्ट आई है, और तीसरे नंबर पे जो है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है जो कि ईरान में है, ठीक है। टोटल 3 तरह के एयरपोर्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, इसका रैंक याद रखना है 10 नंबर पर, और ये जो है हब कनेक्टिविटी कैटेगरी के अंदर है। मतलब न्यू दिल्ली एक तरह का हब है जहाँ से जो भी एयरप्लेन होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स रहती है वो आती है और अपने आप को स्टे करती है, उसके बाद वापस से उड़ के जाती है। तो इसी के लिए इसको हब कनेक्टिविटी इंडेक्स के तौर पे दिल्ली को जो 10वें नंबर पर रखा गया, इस चीज़ को ध्यान देते हुए चलना। अब कुछ रिपोर्ट है, और रिपोर्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। रिपोर्ट्स में वो ज़्यादा समझने लायक होता नहीं, तो मैं इसको स्किप करते हुए चल रहा हूँ। कुछ रहता तो मैं आपको बताता, बट कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिफेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो डिफेंस में न्यूज़ आ रहा है कि जो ARDE जो कि एक तरह DRDO का डिवीज़न है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने एक तरह से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये पुणे बेस्ड जो NIBE लिमिटेड है इनके साथ किया गया है। मतलब जो भी ट्रांसफ़र है पिनाका रॉकेट का, पिनाका बैरल रॉकेट का, वो जो है दिया जाए DRDO को, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। जो भी DRDO का जो भी टेक्नोलॉजी है वो जो है NIB को जो है दिया जाए, इसीलिए जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। पिनाका रॉकेट के बारे में बात करें तो पिनाका रॉकेट आप देख सकते हो 2 तरह के बैरल रहते हैं, और ये हर एक बैरल में आप देख सकते हो 6 रॉकेट्स रहते हैं, ठीक है। और पिनाका का जो नाम है ये लिया गया है लॉर्ड शिवा के पिकक से, ठीक है, तो वही से जो नाम लिया है। और पिनाका रॉकेट जो है रिप्लेस करेगा जो रशिया का जो ग्रांट BM-21 है, तो इसको जो है रिप्लेस करने वाला है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहीं पे दिया हुआ है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं समझाने लायक, क्योंकि पिनाका रॉकेट रिपीट होता रहता है। तो एक बार पढ़ लोगे तो आपको एक बार समझ आएगा, तो बाद में आपको पढ़ने की बार ज़रूरत नहीं है। 2 लॉन्चेज है चाइना की तरफ से, इसको कवर करते हैं। पहला आपको मिलेगा ताइवान 2 मिशन, ठीक है, जो कि चाइना इंटरनेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है लॉन्च किया है। और काम क्या रहने वाला है कि जो एस्ट्रोनॉट का जो सैंपल है वो कलेक्ट करने का, ये आप देख सकते हो एस्ट्रोनॉट बोल रहा हूँ, सॉरी तो एक मिनट पानी पी लूँ, गला सूख गया, पानी भी दूर है, छोड़ो। एस्ट्रॉयड है उसका जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चाइना जो है 3rd कंट्री बन चुकी है जिन्होंने ये किया है, इंडिया तक हुई है नहीं। चाइना 3rd कंट्री बनी, इससे पहले जापान 2 बार कर चुके हैं 2010 और 2019 में, और USA जो है 1 बार कर चुके हैं। इंडिया अब तक नहीं की है, ना ही रशिया ने किया ये चीज़, ठीक है।
नेक्स्ट चाइना के बारे में बात करें तो सियाजी 26 सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका काम रहने वाला है चाइना का जो लैंड मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब करने का। ठीक है, तो ये लक्ष्मण में आता है, इसको थोड़ा सा आँख घुमा लेना, हो जाएगा याद। नेक्स्ट आ रहा है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 का। ये जीता गया है दीपक के द्वारा, और बॉक्सिंग का जो वेट कैटेगरी वो याद रखना है, 75 kg के अंदर इन्होंने जीता है। और दूसरा नमन तनवार मिलने वाला, जिन्होंने 90 kg में जो है जीता है। ठीक है, तो ये ये जो टूर्नामेंट करवाया जाता है, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा कराया जाता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग बैक एशियन बॉक्सिंग के द्वारा कराया गया था। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया का टोटल मेडल 8 है, उसमें 2 गोल्ड आपको याद रखना है, और 2 गोल्ड आपको मैंने बता दिया किस किस को मिला है। ठीक है, ये दोनों विनर है। सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं कि किसको सिल्वर मिला है, किसको ब्रॉन्ज मिला है, इतना इंपॉर्टेंट होते नहीं, पूछे भी नहीं जाते। बेटर ये कि याद रखो टोटल कितने मेडल मिले और कितने गोल्ड मिले और किस किस को मिला, ये चीज़ ध्यान से चलो स्पोर्ट्स की न्यूज़ में स्पेशली। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ रहा है 26th एशियन एथलीट चैम्पियनशिप 2025 का, जिसमें इंडिया की रैंक आपको सेकंड मिलने वाली है। और बात करें, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाई एशियन एथलीट एसोसिएशन थाईलैंड के द्वारा। और इंडिया में इसमें टोटल 24 मेडल जीते थे, उसमें से 8 गोल्ड थे। मैं गोल्ड याद करना बोलता हूँ, बाकी सब छोड़ दो। और चाइना जो है सेकंड नंबर पे थी, चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे थी, जिसमें आप देख सकते हो 32 मेडल जीते हैं और टोटल 19 गोल्ड जीते हैं। अब इंडिया की तरफ से जो गोल्ड जीते हैं वो याद रखना है, टोटल 3 लोगों के नाम। पहला गुलवार सिंह, जो कि गोल्ड जीते हैं 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के रेस में। उसके बाद अभिलाष जो है अभिनीश जो है वो जीते हैं गोल्ड 300 मीटर में। ठीक है, तो 300 मीटर में जो स्टेपल चेस रहता है वहाँ पे जीता है। अब स्टेपल चेस क्या रहता है, आपने देखा होगा, अगर आप ओलंपिक देखते होंगे, तो नहीं देखते होंगे तो थोड़ा बता देता हूँ। ये मान लेते हैं हडल्स, अपने हडल्स जरूर देखेंगे जहाँ से क्रॉस करके जाते हैं, तो एक तरह के हडल्स रहते हैं। उसके बाद जो है ना एक पानी का पूरा पिट रहता है, तो पानी के पिट में गिरते हैं, उसके बाद भागते हैं और उसके बाद फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे जो है 300 मीटर का रन होता है, तो उसी को बोला जाता है स्टीपल चेस। ठीक है, तो ये इंडिया पहली बार जो है 36 ईयर के बाद ये अवार्ड जीती है, या तो ये मेडल जीती है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट तेजस्विन सरकार जो है, इनको सिल्वर मिला है डेकाथलॉन में। तो डेकाथलॉन का एक इवेंट रहता है जहाँ पे इनको सिल्वर मेडल मिला है, और ये पहली इंडियन है जिनको 2 मेडल एक साथ ही मिला है। ठीक है, एक ही इवेंट में 2 मेडल मिलने वाली पहली पर्सन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान दे चलना। अब चलते हैं आईपीएल के ऊपर पढ़ते हैं, आईपीएल का न्यूज़ खत्म करते हैं। अब आईपीएल तो सबने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चीज़। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ कवर करवाया हुआ है। पहले तो सबको पता होगा कि आरसीबी जो है इस बार जीत चुकी है मैच, और फाइनल मैच जो था वो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में था। ठीक है, और आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आईपीएल इस बार 18 एडिशन था। आईपीएल जो था इस बार टाटा करवा रही थी, टाटा एज ए स्पॉन्सर करवा रही थी। और लास्ट मैच जो था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो आरसीबी है, जो फाइनल मैच खेले थे पंजाब के साथ, वहाँ पे मैन ऑफ द मैच या तो प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो कुणाल पांड्या जी को मिला था। ठीक है, कुणाल पांड्या को मिला था। और अगर बात करें कि इसमें स्पॉन्सर्स थोड़े बहुत याद रखना, जैसे जियो हॉटस्टार इसका स्पॉन्सर था, जियो स्टार था, उसका एंजल और रूपे, ये सारे जो थे आईपीएल के जो थे एज ए स्पॉन्सर की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ विनर को कितने प्राइजेस मिले हैं उसके ऊपर पढ़ते हैं, और क्या क्या अवार्ड्स मिले, ऑरेंज कैप ये सब किसको मिला उसको कवर करते हैं, क्योंकि वो सब भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले तो बढ़ते हैं आईपीएल जीता किसने, आरसीबी ने। तो आरसीबी को टोटल 20 करोड़ रुपये मिला है एज अ प्राइज मनी। उसके बाद बात करें रनर अप जो था वो पंजाब किंग्स था, जिसको 12.5 करोड़ रुपये मिला है। और थर्ड प्लेस में मुंबई इंडियंस था, जिसको 7 करोड़ रुपये मिला है एज अ प्राइज मनी। ठीक है, ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सेशन जो है साय सुदर्शन को मिला है, जो कि जीटी मतलब गुजरात टाइटंस से खेलते थे। और वैसे सेम जो गुजरात टाइटंस से जो कृष्णा खेलते थे, इनको पर्पल कैप मिला है। और सारे जो भी आपको दिख रहे होंगे, जो मैंने प्राइस बता रहा हूँ, इनके प्राइस मनी 10 लाख रुपये ही है। उसके बाद मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो है सूर्य कुमार को रखा गया है, और ये मुंबई इंडियंस से आते हैं, तो इनको भी 10 लाख रुपये दिए गए हैं। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सेशन, इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, आप आईपीएल देखते होंगे तो, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, इनको भी 10 लाख रुपये में दिए गए हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे कि इस बार फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 300 आईपीएल सिक्सेस मारे वो रोहित शर्मा मिलने वाले हैं। उसके बाद फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी जो मारे गए वो वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हैं ग्लोबली आईपीएल में, और फर्स्ट नंबर पे जो है इंडिया की तरफ से वो सूर्यवंशी है। ठीक है, 100 रन कुछ 35 बॉल पे बना लिया था इन्होंने। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 4 विकेट अपने आईपीएल डेब्यू में लिया था, वो अश्विनी कुमार मिलने वाला है, जो कि मुंबई इंडियंस से आते हैं। उसके बाद अपने
डॉग देखा होगा, एक AI बेस्ड डॉग देखा होगा जिसका नाम है चंपक, नाम याद रखना, चंपक जो है वो डॉग का नाम है, जो कि IPL में इस बार शोकेस किया गया था। उसके बाद एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने हर बार जो भी टीम में गए हैं, जो भी डिफरेंट टीम में गए हैं, उसके बाद IPL फाइनल तक पहुँचे हैं, वो आपको श्रेयस अय्यर मिलने वाला है। पिछले बार कोलकाता को फाइनल पहुँचाया था, कोलकाता जिताया था। इधर पंजाब किंग्स को फाइनल में लेके गए, जिता नहीं पाए लेकिन फाइनल तक ले गए, तो उसी के लिए जो है ये भी आपको थोड़ी ध्यान से चलना है। सबसे महंगा प्लेयर IPL ऑक्शन का इनका नाम तो याद होगा, 27 करोड़ में बिके हैं ऋषभ पंत। और सबसे महंगे प्लेयर जो कि फॉरेनर हैं वो आपको मिलेगा, वो इंडियन नहीं, ओवरसीज़ की तरफ से आते हैं, वो आपको बटलर मिलने वाला है, जो GT तरफ से खेलते थे, गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा है नहीं कि फालतू के पॉइंट में लिखे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं देता हूँ, तो सारे पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना और बार बार रिविजन करना, तभी चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट चलता है पेप्सिको, जो है US बेस्ड कंपनी है। ये UK का जो Formula 1 रेसिंग है, इसका एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर बोला गया है कि ये एक तरह से स्पॉन्सरशिप या तो एडवर्टाइजमेंट करने का काम करेंगे जो F1 रेसिंग होता है यहाँ पे। और ये 2030 तक जो है एज अ पार्टनर रहने वाली है, ठीक है। जो F1 जितने ग्रैंड पिक हैं ये एज अ स्पॉन्सर दिखेगी पेप्सिको अब से। अगर बात करें ये PDF की, तो ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल एंड बैंकिंग मिल जाएगा, बैंकिंग साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में, और mappingaffairs.com में जो है आपको पेड सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत ये पूरा का पूरा PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा पेड सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आता है PDF, बट बहुत मिनिमम चार्ज रखा है, जितना हम रख सकते हैं उतना। तो लेना होगा तो ले लेना, ठीक है, बहुत बेनिफिट होता है। और बात करें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सेकंड चैनल। और अभी के लिए हम वीडियो इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।